सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 31 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सभी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू एवं बैंक से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उनके सामने सरल एवं आसान भाषा में लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए इस हफ्ते के जो की हाइलाइट्स हैं हमारे पास वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला कुछ पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एनपीएस यूपीएस एंड जो चैट जीपीटी का यूजेस है ऑफिस के अंदर उसके रिगार्डिंग। फिर डीए का ऑफिशियल ऑर्डर जो आ चुका है और स्मॉल सेविंग जो स्कीम्स होती हैं उनके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग न्यू अपडेट्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि राज्यसभा में पूछा गया है और ये आंसर दिया गया है इसका 1 अप्रैल 2025 को, और ये पूछा गया है डिफरेंसेस फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस कि फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया है कि आप दोनों में डिफरेंसेस बताइए। तो ये क्वेश्चन था और जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि जो यूपीएस है वो क्या है, डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। मींस जहाँ पे कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करेगा और एम्प्लॉयर दोनों करेगा, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। और साथ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से एक लाइन मेंशन है कि जो अभी यूपीएस में स्विच करने की सोच रहे हो कि इट रिलाइज ऑन रेगुलर एंड टाइमली एक्यूमुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन बोथ फ्रॉम एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। कि अगर आपके कंट्रीब्यूशन जा भी रहे हैं, अगर वो रेगुलर नहीं जाएंगे तो भी आपकी पेंशन जो 50% की गारंटी दी गई है वो क्राइटेरिया क्या पता फुलफिल ना हो। और ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था एनपीएस यूपीएस के कंपैरिजन में कि मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट्स में क्या होता है कि जहाँ पे सैलरीज लेट चलती हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बजट ना होने के कारण, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि अगर वो इस केस का या इस स्कीम का यूज करते हैं जहाँ पे सैलरीज लेट चलती हैं, जिनकी पीएफएमएस में या जो उनका स्टेट का सिस्टम है सैलरी देने का उसमें डिले चलता है, तो वहाँ पे जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो डिले से पहुंचेंगे। और कॉन्ट्रीब्यूशन डिले होने की वजह से नॉर्मली क्या होगा कि जो आपको यूनिट्स हैं वो कम अलॉट होंगी, और कम यूनिट अलॉट होने पे जो आपको यूपीएस में गवर्नमेंट अश्योरेंस दे रही है 50% का, वो क्राइटेरिया फिल नहीं हो पाएगा लीगली एज पर ऑन पेपर। ऑन पेपर ये टाइमली कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अगर कंट्रीब्यूशन टाइमली नहीं होगा तो सरकार वहां पे आपको 50% अश्योर्ड पेंशन देने के लिए बाध्य नहीं है। और उस केस को हमने डिस्कस किया है, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, और जो उसकी प्ले लिस्ट है वो हम यहाँ पे ऊपर अपने आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। और यूपीएस के रिगार्डिंग मेंशन किया गया है कि जो ओपीएस की जो ओपीएस थी ओल्ड पेंशन स्कीम वो नॉन कंट्रीब्यूशन स्कीम थी और वो फुली गवर्नमेंट फंड करती थी। और साथ में एक और क्वेश्चन था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इसके लिए जो एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिशनली 4.5% की एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट डाला है। या जो अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हो यूपीएस की तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने दो टाइप के फंड बनाए हैं। पहला फंड क्या है जिसमें एम्प्लॉय का 10% होगा और गवर्नमेंट का 10% होगा, तो टोटल 20% हो जाता है। और दूसरा फंड क्या है, सरकार अलग से 8.5%, 8.5% अलग से सपोर्ट फंड बनाएगी जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट फंड बोला गया था। और इसी के रिगार्डिंग पूछा गया है कि अगर कोई स्टेट यूपीएस के अंडर आना चाहता है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल सपोर्ट या असिस्टेंट देगी। तो इसमें बोला गया है इस क्वेश्चन के आंसर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, कि अगर कोई स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो वो जो बर्डन है उसका फाइनेंशियल सपोर्ट का या जो भी उसके लिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे वो स्टेट का बर्डन है, सेंटर के अंडर फॉल नहीं करता। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में मोस्टली यहाँ पे दो इम्पैक्ट होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेट सैलरीज से कॉन्ट्रीब्यूशंस लेट होंगे,
और अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस लेट होते हैं तो डिफाइंड पेंशन वाला क्राइटेरिया वहीं पे फुलफिल नहीं होता। और सेकंड कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, सम स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसी भी होंगी जिनके पास इतना फंड है कि वो जो एडिशनल 8.5 है, मींस अभी एनपीएस में सभी स्टेट गवर्नमेंट जो भी इंप्लीमेंट कर रही है वो 24% दे रही है, तो यूपीएस के सिनेरियो में उनको एडिशनल 4.5% और देना पड़ जाएगा। तो क्या गवर्नमेंट्स के पास इतना फंड है कि वो एडिशनल 4.5 को फंड कर सकती है? बिकॉज आइदर यूपीएस में गवर्नमेंट को पैसा बचता है नहीं बचता, वो डिसाइड होगा जब एम्प्लॉय रिटायर होगा और रिटायरमेंट के बाद वो कितने साल तक जिंदा रहता है और अपनी जो रिटायरमेंट की पेंशन है यूपीएस के अंडर आने वाली उसको यूज करता है। उसके बाद ही गवर्नमेंट को बेनिफिट या लॉस होगा। तो टिल देन गवर्नमेंट को एटलीस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर किसी एम्प्लॉय ने अराउंड 2005 में ज्वाइन किया है तो उनका रिटायरमेंट अराउंड 2035 में आएगा, तो एटलीस्ट अभी भी 10 साल गवर्नमेंट्स को इन्वेस्ट करना होगा यूपीएस के जो एडिशनल फंड्स हैं। ओनली आफ्टर दैट जो 10 साल का पीरियड है जो गवर्नमेंट्स हैं वो देख सकती हैं कि उनको एज ए होल एज ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यूपीएस में बेनिफिट हुआ या एनपीएस में बेनिफिट हुआ। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था। अभी सेकंड चैट जीपीटी के रिगार्डिंग हम बढ़ते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है, ये राज्यसभा में पूछा गया है 27 मार्च 2025 को, और ये पूछा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पे चैट जीपीटी जो एम्प्लॉयज यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं लेटर ड्राफ्ट्स करने के लिए या रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये अलाउड है, और अगर ये अलाउड है तो इसका कॉन्फिडेंशियलिटी पे और डाटा पे क्या असर पड़ेगा। सो इस पे गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंस डीओपीटी आप बोल सकते हैं, वहां से जवाब आया है कि एज पर नाउ जो गवर्नमेंट है वो इसका चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती कि ऑफिस के अंदर कौन सी एआई एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं, और ना ही कोई प्रोबेशन है, प्रोहिबिशन है कोई कि किसी ऐप को, स्पेसिफिक ऐप को रोका गया है यूज करने से और किसी स्पेसिफिक ऐप को ही अलाउ किया गया है। और ये भी बोला गया है कि जो एआई बेस्ड टूल्स हैं वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, तो और इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो इनका यूज़ करना अलाउड है। बट साथ साथ एक और यहाँ पे लाइन ऐड कर दी गई है दैट कि जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो इन एप्स को यूज़ करते हैं, इन टूल्स को यूज़ करते हैं, उनको ये इंश्योर करना होगा कि जो डाटा है उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन है। और अगर कोई कोई भी जो टूल है या कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो इनका यूज करता है, तो उसको जो डाटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं उनका पालन करना होगा। और अभी अभी जब जस्ट रिसेंट कुछ ही शायद प्रीवियस मंथ में जो डाटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं वो नए डाटा प्रोटेक्शन रूल पास हुए हैं, और उनके अंदर ये बोला गया है कि अगर आप डाटा फिडिशरी हैं, मींस डाटा फिडिशरी मींस आपके पास कोई सर्टेन टाइप का डाटा है और आप उस डाटा को प्रोसेस करते हो। प्रोसेस मीन्स कुछ भी हो सकता है। प्रोसेसिंग का मीन्स कि आप उसमें कोई एक्सेल का फॉर्मूला लगा रहे हो, या आप उसको फॉर्मेट कर रहे हो, या आप उसको एक अलग वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो प्रोसेसिंग के अंडर आता है। और उस प्रोसेसिंग की वजह से कुछ डाटा बाहर लीक होता है, या आप उसको नोइंगली पब्लिश करते हैं। नोइंगली पब्लिश करने का मीन्स जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं कि वो आरटीआई के थ्रू डाटा लेते हैं, फिर उसको थोड़ा एनालाइज करके उसमें से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करके, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसको पब्लिश करते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे कवर होंगे कि आइदर आपसे डाटा लीक हो जाए, जैसे अगर आप चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनाने में, अब चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल की जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप वहाँ पे कोई डाटा डालते हो तो आप उस डाटा को यूज करने के सारे राइट्स चैट जीपीटी को दे देते हो, कि चैट जीपीटी बाद में या कोई भी एआई टूल है उस डाटा को किसी भी तरीके से यूज कर सकता है अपनी ट्रेनिंग के लिए या अपने आप को बेटर बनाने के लिए। तो आप उसको ये ऑथोराइजेशन दे देते हो बाय डिफॉल्ट, दैट इज इम्प्लिसिट। तो ऐसा कोई डाटा लीक होता है या आप उसको पब्लिश करते हो, और जिसका डाटा था, अगर उसमें किसी पर्सन का नेम था या किसी कंपनी का नेम था,
और वो कंपनी के प्रायर अप्रूवल के बिना आपने उस डाटा को पब्लिश कर दिया तो आपके ऊपर 500 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है। और ये जो रूल्स हैं वो आरटीआई के केस में भी एप्लीकेबल होंगे। मींस अगर आप आरटीआई से किसी की जानकारी निकालते हो कि समहाउ किसी ऑफिस में कोई फ्रॉड हुआ और आपको ये आरटीआई लगा के वहां से जानकारी निकालते हो कि किन किन लोगों ने समहाउ किस तरीके से किस चीज का फ्रॉड किया, या किस आदमी ने किस चीज की परचेज की, और वहां पे कोई नाम मिलता है आपको और उस नाम को आप एज ए न्यूज़पेपर पब्लिशर या जर्नलिस्ट पब्लिश कर देते हो, इवन देन आप पे फाइन लगेगा, बिकॉज एज पर न्यू डाटा प्रोटेक्शन रूल्स कि वो एक उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी और आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को, जिसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके अप्रूवल के बिना पब्लिश नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उससे रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप उस डाटा को पब्लिश कर सकते हो। सो जो एम्प्लॉयज यहाँ पे चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स का यूज करते हैं गवर्नमेंट वर्क के लिए, और उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी के लिए पर्सनल हो सकती है या किसी का नेम इन्वॉल्व है, सो बी कॉशियस, बिकॉज जो डाटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं दे आर क्वाइट स्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड। एंड यहाँ पे फर्स्ट ये पहले ऐसे रूल है जहाँ पे 500 करोड़ तक का फाइन है और इम्प्रिजनमेंट मींस फाइन 500 करोड़ तक का फाइन लगाया गया है। इसके अलावा अगर आप सड़क पे किसी को टक्कर मार दें या आपके पास हेलमेट भी नहीं है, मींस जहाँ पे आप किसी की जान से खेल रहे हैं वहां पे आपको 10,000 20,000 में मैक्सिमम काम चल जाता है, बट अगर आप किसी का डाटा लीक हो जा रहा है तो वहां पे 500 करोड़ का फाइन। सो विद दिस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है ये डीए के रिगार्डिंग है, और ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट उस टाइम तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया था। तो अभी ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है 2 अप्रैल को डीएमएस अलाउंस का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से। और 53 टू 55 जो अनाउंसमेंट है डीए का इंक्रीमेंट हो गया है। और साथ में ये भी बोला गया है एक और लाइन कि अगर आपका डीए कैलकुलेशन करने के बाद जो उसमें कोई फ्रैक्शन में अमाउंट आता है वो फ्रैक्शन अमाउंट 50 पैसे से नीचे है तो राउंड डाउन कर दिया जाएगा, अगर 50 पैसे से ऊपर है तो उसको राउंड अप कर दिया जाएगा। और साथ में ही जो रेलवे एम्प्लॉयज हैं, जो आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स हैं, और जो पर्सन सर्विंग्स इन सीएजी हैं और इंडियन अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उनके लिए अलग से रेलिवेंट ऑर्डर जारी किए जाएंगे उनके अपने ऑफिस की तरफ से। तो विद दिस नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रिवीजन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो गवर्नमेंट हर 3 महीने में जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं उनके लिए जो रिवाइज इंटरेस्ट है उनको जारी करती है। सो जिससे आपको ये पता चल पाता है कि आपके अगर उसमें अंदर इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको अनचेंज रखा गया है, और जो अनचेंज रेट्स हैं वो यहाँ पे हैं कि सेविंग डिपॉजिट पे 4%, जो टर्म डिपॉजिट्स हैं 1 2 3 4 ईयर के वहाँ पे 6.9 टू 7.5 का है। जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, जो हाईएस्ट इंटरेस्ट है वो सीनियर सिटीजन स्कीम्स पे जहाँ पे 8.2, और जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है उस पे 8.2 है। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आता है और 4 ईयर का डिपॉजिट आता है, और जो किसान विकास पत्रिका है उसका इंटरेस्ट आता है। एंड देन पीपीएफ जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है उस पे 7.1 का इंटरेस्ट रहेगा, जो पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए इन 3 महीनों के लिए 7.1 का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अगर आपने किसी इनमें से किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। और ये 31 मार्च तक रहेंगे। मीन्स जो पीरियड है वो ऑलरेडी पास हो चुका है। मोस्टली गवर्नमेंट यहाँ पे डिले करके ही थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जारी करती है, जैसे अभी के लिए जो अगले 3 महीने हैं इनके लिए अराउंड जो हमारा 6 मंथ होगा उसके एंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश किए जाएंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे। सो विद दिस हमारी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। होपफुली जो हमने कवर किया यहाँ पे वो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहा होगा। अगेन अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and we will meet with you on next week with more content such like that.
Until then, thanks for watching.